हमारी एसआई दीप्ति मैडम कुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। दीप्ति मैडम के भाई ने उन्हें बताया था कि उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ साधु के भेष में कुंभ के मेले में मिल जाएंगी। दीप्ति मैडम ने अपनी माँ को गले लगाना चाहा। वो अपनी माँ को गले लगाती उससे पहले ही वो अतीत के गलियारों में खो गई और उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। हमारी दीप्ति मैडम अपने घर में सबसे छोटी थी। उनसे बड़े उनके दो भाई थे। दीप्ति मैडम के बड़े भाई का नाम कुणाल और छोटे भाई का नाम वरुण था। दीप्ति मैडम 15 साल की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ राधिका एक घरेलू महिला थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। राधिका जी एक अध्यापक थी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके पिता के जाने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई में या फिर रहन सहन में कोई कमी आई हो। अरे, मैंने सबका परिचय तो करा दिया, लेकिन अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम अर्पिता है और मैं दीप्ति मैडम के साथ रहती हूँ। मैं एक महिला सिपाही हूँ। दीप्ति मैडम के दोनों भाई नौकरी करने लगे थे, इसीलिए राधिका जी ने उनकी शादी कर दी। जब दीप्ति मैडम की दो भाभियां घर पर आईं, तो घर का माहौल कुछ अलग ही हो गया था। अब उनके भाइयों को अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी उनकी बीवी हो गई थी। दीप्ति मैडम का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। दीप्ति मैडम की क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था अविनाश। वो उसे प्यार करने लगी थी और फिर एक दिन अविनाश ने भी उन्हें प्रपोज कर दिया और हमारी दीप्ति मैडम ने तुरंत ही हाँ कर दिया। अविनाश बहुत ही स्मार्ट लड़का था। दीप्ति मैडम के क्लास की लड़कियां अविनाश को पसंद करती थी, लेकिन अविनाश किसी को भाव नहीं देता था क्योंकि वो तो सिर्फ हमारी दीप्ति मैडम से प्यार करते थे। दीप्ति मैडम घर पर आई और उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वो अपने क्लासमेट अविनाश से शादी करना चाहती हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों भाइयों की शादी के बाद राधिका जी ने कई बार दीप्ति मैडम से शादी के लिए कहा, लेकिन दीप्ति मैडम ने हर बार शादी के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से दीप्ति मैडम की बड़ी भाभी सोनाली उन्हें ताना मारने लगी थी। लेकिन दीप्ति मैडम ने उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि राधिका जी ने साफ साफ कहा था कि दीप्ति बेटा, अपनी भाभीयों से उलझने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दीप्ति मैडम चुप ही रहती थी। दीप्ति मैडम की मम्मी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन उनके भैया और भाभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो लोग जो लड़का पसंद करेंगे, दीप्ति मैडम की शादी वहीं होगी। अब आए दिन दीप्ति मैडम की शादी को लेकर घर में झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से राधिका जी और दीप्ति मैडम दोनों लोग बहुत परेशान हो रहे थे। दीप्ति मैडम चुप चुप कर अपने कमरे में रोया करती थी। ये देखकर राधिका जी को बहुत तकलीफ होती थी। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए। दीप्ति मैडम और अविनाश का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। दीप्ति मैडम एसआई की प्रिपरेशन करने लगी और अविनाश ने अपने माता पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अविनाश के पापा का कपड़ों का शोरूम बहुत बड़ा था और अविनाश के पापा यही सोच रहे थे कि जल्दी से उनके बेटे का ग्रेजुएशन पूरा हो जाए और वो उनके साथ बिजनेस को ज्वाइन करे। दीप्ति मैडम के भैया और भाभी को अभी तक ये नहीं पता था कि अविनाश बहुत ही अमीर लड़का है। दीप्ति मैडम ने अविनाश को सारी बात बता दी कि उसके भैया भाभी शादी के लिए राजी नहीं हैं। तो अविनाश ने कहा, दीप्ति तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपने घर में बता देना कि कल अविनाश के मम्मी पापा आने वाले हैं। इसके आगे तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। दीप्ति मैडम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा अविनाश जी ने कहा था। राधिका जी ने उन लोगों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन दीप्ति मैडम के भैया भाभी अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे थे।
अगले दिन जब दीप्ति मैडम के घर के सामने दो दो गाड़ियां रुकी तो उनके भैया भाभी सबसे पहले घर के बाहर आए, ये देखने के लिए कि आखिर कौन आया है। रविवार का दिन था, इसीलिए सभी लोग घर पर ही थे। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो कुणाल ने उनसे पूछा, कहिए आपको किससे मिलना है? तो अविनाश के पापा नारायण मूर्ति बोले, हम अविनाश के माता पिता हैं और हमें राधिका जी से मिलना है। ये सुनकर कुणाल दंग रह गया था और वो बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि अविनाश कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि वो बहुत ही अमीर है। तभी अंदर से राधिका जी दरवाजे पर आईं और उन्होंने कहा, आइए आइए, आप लोग अंदर आइए, मैं हूँ दीप्ति की मम्मी राधिका। राधिका जी ने उन लोगों को अंदर बिठाया और उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था की, और जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे उनके लिए भी चाय नाश्ता भिजवाया। राधिका जी का इस तरह का व्यवहार नारायण मूर्ति को बहुत ही अच्छा लगा। अविनाश की मां अनुपमा जी ने राधिका जी से पूछा, राधिका जी, दीप्ति ने तो आपको सब कुछ बता दिया होगा, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? राधिका जी कुछ बोलती उससे पहले ही दीप्ति की बड़ी भाभी सलोनी ने कहा, कैसी बातें कर रही हो आंटी जी, हमें इस रिश्ते से क्या ऐतराज हो सकता है? हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हमारी दीप्ति मैडम भी अपने कमरे से भाभी का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके भैया भाभी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आने लगी। तभी दीप्ति मैडम ने मुझे टोका, क्या हुआ अर्पिता, तुम क्यों इतना हंस रही हो? कुछ नहीं मैडम जी, बस एक कहावत याद आ गई कि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है जो अच्छे अच्छे लोगों को बदल देती है। इसके आगे की कहानी मेरे दिमाग में फिर घूमने लगी। अविनाश जी बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। दीप्ति मैडम ने उन्हें फ़ोन किया तो अविनाश जी ने बताया कि वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। दीप्ति मैडम बोली, अरे यार, तुम गाड़ी में क्यों बैठे हो? घर के अंदर क्यों नहीं आए? घर के अंदर भी आऊँगा दीप्ति, थोड़ा सा इंतज़ार और करो। अब तुम बाहर जाओ और सबको बताओ कि मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। दीप्ति मैडम ने फ़ोन काट दिया और वो हॉल में आई। मम्मी, मैंने अभी अविनाश को फ़ोन किया था तो मुझे पता चला कि वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर बुला लूँ। तभी दीप्ति मैडम के छोटे भाई बोले, दीप्ति तुम यहीं रुको, मैं अभी अविनाश जी को लेकर आता हूँ। वरुण और कुणाल दोनों अविनाश जी को लेने के लिए चले गए और बहुत ही सम्मान के साथ अविनाश को घर लेकर आए। घर में खुशी का माहौल था। इस तरह से सभी लोग इस शादी के लिए राजी हो गए और फिर हमारी दीप्ति मैडम और अविनाश जी की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। दीप्ति मैडम का कन्यादान उनके मामा मामी ने किया था। दीप्ति मैडम की विदाई के समय उनकी मम्मी बहुत रोई थी, क्योंकि एक दीप्ति ही तो थी जो उनका सहारा थी, जिससे वो अपने दुख और सुख बांट लिया करती थी। दीप्ति मैडम के चले जाने से वो बहुत ही अकेली हो गई थी। जो हाल राधिका जी का था वही हाल हमारी दीप्ति मैडम का भी था। उन्हें भी अपनी माँ की चिंता बहुत ही सता रही थी। दीप्ति मैडम अपनी ससुराल में पहुंच गईं। उनकी सासू माँ ने उनका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया। सारे रीति रिवाज बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गए। हमारी दीप्ति मैडम ने तो सोचा भी नहीं था कि उन दोनों की शादी इतनी आसानी से हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हमारा स्टैंडर्ड हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दीप्ति मैडम के भैया भाभी अब कभी कभी उनके पास फ़ोन कर लिया करते थे और दीप्ति मैडम अपनी मम्मी के पास रोज रात को फ़ोन कर लिया करती थी। पूरे दिन के उनसे हाल चाल ले लिया करती थी। दीप्ति मैडम के चले जाने से उनकी भाभीयों ने राधिका जी को परेशान करना शुरू कर दिया था। दीप्ति मैडम की भाभी उनसे तो बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। राधिका जी घर के सारे काम अकेले करती थी। सोनाली भाभी और मोनिका भाभी उनकी कोई मदद नहीं करती थी। राधिका जी का स्वभाव बहुत ही शांत था। वो घर का पूरा काम अकेले करती थी, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। अब वो रिटायर हो चुकी थी,
इसीलिए पूरा समय घर पर ही रहती थी। और इधर हमारी दीप्ति मैडम की भी नौकरी लग गई थी। उनके ससुराल में सभी लोग बहुत खुश थे। खुश होते भी क्यों नहीं, आखिर उनके घर की बहू इंस्पेक्टर बन गई थी। जब हमारी दीप्ति मैडम इंस्पेक्टर बनी थी तो राधिका जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन की बात है, राधिका जी ने घर में सबके लिए खीर बनाई थी। वो थोड़ी सी खीर कटोरी में निकाल कर खाने जा रही थी। तभी उनकी बड़ी बहू सोनाली आई और बोली, मम्मी जी, ये जो इतने मेवे भर भर कर खीर बनाई है ना, ये खीर आपको खाने की जरूरत नहीं है। इसे आप वहीं किचन में रख दीजिए, क्योंकि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, इसीलिए मैं ये खीर उन्हें खिलाऊंगी। क्योंकि घर में अभी कुछ भी मीठा नहीं है, और वैसे भी ये खीर आपको हजम होने वाली नहीं है। अब आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर खाया करो, पता चले आपको लेने के देने पड़ जाएं। राधिका जी ने वो खीर बड़े ही प्यार से बनाई थी। सोनाली की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने चुपचाप खीर किचन में रख दी। वो मन ही मन में सोच रही थी, क्या अब मुझे खाना भी बहू से पूछकर खाना होगा। दोपहर में सोनाली भाभी की कुछ सहेलियां आ गई थी। राधिका जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। सोनाली भाभी ने उनको आवाज देते हुए कहा, मम्मी जी जरा बाहर आओ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, जरा उनके लिए पानी और कुछ मीठा ले आओ। राधिका जी को थकान बहुत हो गई थी, इसीलिए वो सो गई थी। उन्होंने सोनाली की बात नहीं सुनी, इसीलिए सोनाली भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन वो अपनी सहेलियों के सामने कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उनमें से एक ने कहा, लगता है माँ जी सो गई हैं। एक काम करो सोनाली, हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं, तुम खुद ही पानी ले आओ। हाँ हाँ, लगता है मम्मी जी सो गई हैं। तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी और मीठे का बंदोबस्त करती हूँ। सोनाली ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा और फिर वो किचन में चली गई। अपनी सहेलियों के लिए कटोरी में खीर लगाई और बाहर हॉल में लेकर आ गई और बोली, तुम लोग खीर खाओ, देखो मेरी सासू माँ ने कितनी अच्छी खीर बनाई है। तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सोनाली जल्दी से किचन में गई और सबके लिए पानी लेकर आ गई। सभी खीर का आनंद ले रही थी। उनमें से उसकी एक सहेली ने कहा, यार सोनाली, तुम्हारी सासू माँ ने खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। तभी दूसरी बोली, हाँ यार, जब खीर इतनी स्वादिष्ट है तो फिर खाना कितना स्वादिष्ट बनाती होंगी। यार सोनाली, हम लोगों को कभी खाने पर बुलाओ ना। सोनाली को अपनी सासू माँ की तारीफ सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी ही तुम लोगों को खाने पर बुलाती हूँ, चिंता मत करो। कुछ देर तक सभी आपस में बातें करती रहीं और फिर उसके बाद लगभग 3 बजे वो लोग अपने घर वापस चली गईं। सोनाली बहुत ही तेज कदमों के साथ राधिका जी के कमरे में गई और उनको पकड़कर बहुत तेजी से हिला दिया। राधिका जी हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे इस तरह से क्यों जगाया? मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार आवाज़ लगाई, लेकिन आपने सुना क्यों नहीं? बहू, मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए शायद मैं गहरी नींद में सो गई थी। क्या हुआ, कुछ ज़रूरी काम था? सोनाली ने उन्हें सच नहीं बताया और ये कहा कि मेरी सहेलियां आई थी, वो आपसे मिलना चाहती थी, क्योंकि वो लोग आपकी खीर की बहुत तारीफ कर रही थी, इसीलिए वो लोग आपसे मिलना चाहती थी। तभी मैं आपको बुला रही थी। राधिका जी को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि उनकी बहू अपनी सहेलियों से उन्हें मिलाना चाहती थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, कम वक्त ये नींद भी। इतना बोलने के बाद सोनाली भाभी कमरे से बाहर चली गईं। राधिका जी अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं, अगर किचन में खीर बची होगी तो थोड़ी सी मैं भी खा लेती हूँ। वो अपने कमरे से बाहर आ रही थी, तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ी। देवरानी जेठानी दोनों आपस में बातें कर रही थी। मोनिका ने सोनाली से कहा, भाभी, आज तो आप मम्मी जी को नौकरानी बनाकर ही छोड़ती। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें नींद आ गई। अरे हाँ मोनिका,
उनके सोने के चक्कर में सबको खीर मुझे देनी पड़ी। इतना सुनने के बाद राधिका जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। अब उन्हें सोनाली का इस तरह से जगाना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था। राधिका जी किचन में नहीं गईं, वो चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गईं। अब राधिका जी को इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 5 बजे के बाद राधिका जी अपने कमरे से बाहर आईं और रात का खाना बनाया। रात का खाना बना खाकर वो अपने रूम में आराम करने के लिए चली गईं। तभी दीप्ति मैडम का फ़ोन आया। उन्होंने राधिका जी से उनके हालचाल पूछे। घर में आज उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने दीप्ति मैडम को कुछ भी नहीं बताया। राधिका जी दीप्ति मैडम को ज़्यादा कुछ बताया नहीं करती थी। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी तो वो कुछ कुछ बता दिया करती थी, तो दीप्ति मैडम उन्हें समझाती। माँ, आखिर आप कब तक भाभी के अत्याचार सहती रहोगी? आपने मुझे भी हमेशा शांत रहने के लिए कहा और खुद भी हमेशा चुप रहती हैं। मम्मी, आपको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना था। आप बहुत जल्दी नानी बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर राधिका जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। राधिका जी ने दीप्ति मैडम से कहा, दीप्ति बेटा, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। दीप्ति मैडम से जब उनकी भाभियां बात करती थी तो वो चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि राधिका जी ने दीप्ति मैडम को कसम दे रखी थी कि वो सोनाली और मोनिका से कुछ भी ना कहे, क्योंकि अगर दीप्ति मैडम ने उन्हें कुछ कहा तो फिर सारा का सारा दोष राधिका जी के ऊपर आ जाएगा कि वो उन लोगों की दीप्ति से चुगली करती हैं। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे थे। दीप्ति मैडम और अविनाश को दुबई जाना पड़ा, क्योंकि दीप्ति मैडम की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी और अविनाश को भी दुबई में कुछ ज़रूरी काम आ गया था। इसीलिए अविनाश जी ने दीप्ति मैडम से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। दीप्ति मैडम ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव लगा दी। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरते गए। दीप्ति मैडम ने वहाँ पर एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और इधर सोनाली और मोनिका ने राधिका जी का जीना दूभर कर दिया था। वो दोनों उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी और राधिका जी के दोनों बेटे वरुण और कुणाल भी अपनी पत्नी का साथ देते थे। धीरे धीरे करके राधिका जी के सब्र का बांध टूट रहा था और उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस घर को छोड़ देंगी और किसी वृद्धाश्रम में रहने के लिए चली जाएंगी। दुबई जाने के बाद से राधिका जी और दीप्ति मैडम की बहुत ही कम बात हो पाया करती थी। एक दिन राधिका जी ने अपनी ज़रूरत का थोड़ा सा सामान अपने बैग में रखा, जिसमें उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट, बैंक की पासबुक, एटीएम और चेकबुक सब कुछ रख लिया था। वो बैग उन्होंने छुपाकर अपने कमरे में रख दिया था। लगभग 1 हफ्ते के बाद राधिका जी ने अपना घर छोड़ दिया। दीप्ति मैडम को किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। 1-2 दिन कुणाल और वरुण ने उनको ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद वो लोग भी शांत बैठ गए। राधिका जी अपने घर के करीब 100 किलोमीटर दूर एक वृद्धाश्रम में रहने लगी। वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, करीब 15-16 लोग थे। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। सभी लोग आपस में बहुत अच्छे से बात किया करते थे। राधिका जी की जब भी पेंशन आती थी, वो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी, जिसकी वजह से सब लोग राधिका जी का बहुत ही सम्मान करते थे। और इधर राधिका जी के बेटे और बहू आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। शायद उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि उनकी माँ जिंदा भी है या नहीं। राधिका जी ने दीप्ति मैडम को कुछ भी नहीं बताया था कि उन्होंने घर छोड़ दिया है और वो एक वृद्धाश्रम में रहने लगी हैं। वो हमेशा दीप्ति मैडम से ऐसे बात करती थी कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन दीप्ति मैडम ने अब महसूस किया कि उनकी मम्मी खुश रहने लगी हैं। ये महसूस करके दीप्ति मैडम को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। दीप्ति मैडम को दुबई में रहते हुए 1 साल हो गया था। 1 महीने के बाद उनको अपनी ड्यूटी वापस से ज्वाइन करनी थी, इसीलिए वो वापस इंडिया आने की तैयारी करने लगी थी।
लेकिन उन्होंने राधिका जी को कुछ भी नहीं बताया था। वो अपनी मम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। एक दिन दीप्ति मैडम अपने बेटे के साथ खेल रही थी और अविनाश लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। तभी उसके भैया कुणाल का फ़ोन आया कि राधिका जी का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर दीप्ति मैडम को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था। वो इंडिया आकर अपनी माँ से मिलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन वो इंडिया नहीं आ सकी। राधिका जी के बेटों ने उनका क्रियाकर्म कर दिया। 1 महीने के बाद जब दीप्ति मैडम इंडिया वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने मायके गई। दीप्ति मैडम को देखते ही उनकी भाभी फूट फूट कर रोने लगी और दिखावा करने लगी। हमारी दीप्ति मैडम को भी बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा, भाभी आपको दिखावा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग मेरी मम्मी को कितना परेशान करती थी। दीप्ति मैडम को अभी तक ये नहीं पता था कि उनकी मम्मी ये घर छोड़कर जा चुकी थी और ना ही उनकी भाभीयों ने कुछ बताया। थोड़ी देर तक वहाँ रहने के बाद दीप्ति मैडम वापस अपने ससुराल आ गई थी। एक दिन अविनाश डोनेशन देने के लिए उसी वृद्ध आश्रम में पहुंच गया जहां पर राधिका जी रहती थी। वहां के लोगों के साथ राधिका जी की फोटो देखकर अविनाश हैरान रह गए। अविनाश ने वहां की केयर टेकर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो राधिका जी हैं। पिछले 8 महीने से ये हमारे साथ ही रहती थी। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट के कारण उनका निधन हो गया था। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अविनाश ने उनसे पूछा, राधिका जी ने अपने बारे में कुछ बताया था कि वो यहाँ पर कैसे आई? तो केयर टेकर ने कहा कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसीलिए वो उनको बिना बताए ही घर छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गई थी। अविनाश की आंखें भर आई थी। डोनेशन देने के बाद वो घर वापस आ गई और उन्होंने दीप्ति मैडम को सारी सच्चाई बताई। दीप्ति को आज अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि एक इंस्पेक्टर होते हुए भी वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई। दीप्ति मैडम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दीप्ति मैडम अभी अपने आप को पूरी तरह से संभाल भी नहीं पाई थी कि उनको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी और उन्हें ड्यूटी करने के लिए महाकुंभ में भेज दिया गया। महाकुंभ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और दीप्ति मैडम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही थी। एक दिन ड्यूटी करते करते वो एक साधुओं की मंडली में पहुंच गई। जब उन्होंने वहां पर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनकी माँ है। मैंने दीप्ति मैडम को हिलाते हुए कहा, मैडम जल्दी से माँ जी से मिल लो, नहीं तो वो चली जाएंगी, फिर हमारे लिए उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दीप्ति मैडम अपने अतीत के गलियारों से वापस आई। वो उठकर भागी और अपनी माँ को गले से लगा लिया। जब राधिका जी ने मुड़कर देखा और सामने दीप्ति मैडम को देखकर वो दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। दीप्ति मैडम ने अपनी मम्मी पर गुस्सा होते हुए कहा, मम्मी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। आप इतने समय से वृद्धाश्रम में रह रही थी, आपने मुझसे वो भी छुपाया, आखिर क्यों? आप तो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर लिया करती थी, फिर मेरे ससुराल जाते ही ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे अपने दुख और तकलीफ़ें छुपाने लगी? मम्मी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी तकलीफ़ में हैं। आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। राधिका जी ने दीप्ति मैडम को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैंने दीप्ति मैडम और राधिका जी को पानी पिलाया। दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करने लगी और मैं वहीं पर उनकी बातें सुन रही थी। मम्मी सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भैया ने आखिर मुझसे ये क्यों कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? बेटा उसके हिसाब से मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि उस दिन मैं वृद्धाश्रम से रुपए निकालने के लिए जा रही थी। इसीलिए मेरी पर्स में एटीएम, आधार कार्ड और भी कई डॉक्यूमेंट थे। मैं रुपए निकाल कर वापस जा रही थी, तभी लगभग मेरी उम्र की एक औरत मेरे पास आई
और वो मेरा पर्स छीनकर भाग गई। फिर उसके साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। उसकी डेड बॉडी पानी में मिली। वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन मेरी पर्स में जो कुछ डॉक्यूमेंट थे, उनकी वजह से ये पहचान हुई कि मैं मर चुकी हूँ। और मैं जब अपनी पर्स को बचाने के लिए उसके पीछे भागी थी, तभी एक बाइक से टक्कर हो गई और मेरे सर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। जिसकी बाइक से मुझे टक्कर लगी थी, वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मेरा ट्रीटमेंट करवाया। बेटा, वो लोग बहुत ही भले इंसान थे। पिछले कई दिनों से मैं वहीं पर थी। तभी वहाँ पर एक दिन उस बच्चे की दादी आई मुझसे मिलने के लिए। वो घर गृहस्थी से संन्यास ले चुकी थी, लेकिन कभी कभी वो अपने बच्चों से मिलने आ जाया करती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे परिवार में कौन कौन है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है, वो भी बाहर है। उन्होंने मुझसे मजाक मजाक में कहा, छोड़ो इस संसार का मोह, हमारे साथ चलो, भगवान की आराधना में समय बिताते हैं। उन्होंने तो मुझसे ये मजाक मजाक में कहा था, लेकिन मैंने इस बात को बहुत ही सीरियस ले लिया और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने बेटे और बहू के लिए तो मैं पहले से ही मर चुकी थी। वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके साथ रहूं। इसीलिए मेरे होने या ना होने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और फिर तू भी अपनी घर गृहस्थी में खुश थी और मुझे क्या ही चाहिए था। इसीलिए मैं शकुंतला जी के साथ उनके आश्रम में चली गई और भगवान की पूजा आराधना करने लगी। फिर हमारे आश्रम के सभी महिलाओं ने तय किया कि प्रयागराज जाकर संगम में स्नान करेंगे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मम्मी, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, तो आपने मेरे ससुराल में मम्मी जी और पापा जी से बात क्यों नहीं की? वो तो बहुत अच्छे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस शहर को ही छोड़ दिया। मम्मी, आप तो वैसे भी किसी पर बोझ नहीं थी, आपका अपना घर था और फिर आपको पेंशन भी तो मिलती थी। जब भैया भाभी आपके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, तो फिर आपने उनको घर से क्यों नहीं निकाला? आप खुद उस घर से क्यों निकल गईं? मम्मी, उस घर में हमारे पापा की यादें थी और आप इस घर को छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए चली गईं। वैसे मम्मी, आप खुश रहने लगी थी, ऐसा क्यों था ये आज मुझे समझ में आया। क्योंकि आप वृद्धाश्रम में अपने हमउम्र लोगों के साथ रह रही थी, इसीलिए आपका अकेलापन दूर हो गया था और आपको वहाँ पर अच्छा लगता था। दीप्ति बेटा, तुमने एकदम सही बात कही। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा अपना परिवार है, जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहती थी। सबके साथ उठना बैठना, खाना खाना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मम्मी, आपको पता है, उस वृद्धाश्रम में सभी लोग आपको बहुत याद करते हैं। एक दिन अविनाश जी वहाँ पर डोनेशन देने के लिए गए थे, तो वहाँ की केयर टेकर आपका नाम लेते ही रोने लगी थी। मम्मी, आपके चले जाने से वहाँ पर सब लोग मायूस हो गए हैं। और मम्मी, अब बहुत हो गया, अब आप हमारे साथ हमारे घर वापस चलिए। दीप्ति मैडम ने अपनी मम्मी से कहा। मम्मी, आप हमारे साथ अभी मेरे कैंप में रहिए, फिर हम साथ साथ अपने घर चलेंगे। और हाँ मम्मी, मुझे एक और काम करना है। आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। अर्पिता, तुम मेरी मम्मी का ध्यान रखना, मैं अभी वापस आती हूँ। दीप्ति मैडम कैंप से बाहर निकल गई और उन्होंने अपने कुणाल भैया को फ़ोन किया। कुणाल भैया, आप एक काम कीजिए, सभी को हॉल में बुला लीजिए, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, स्पीकर ऑन रखना, जिससे सभी को मेरी बात सुनाई दे। क्या हुआ दीप्ति, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है और आगे भी सब ठीक ही होगा। आप बिल्कुल भी हमारे लिए परेशान मत हो। दीप्ति मैडम की बातें सुनकर कुणाल को बहुत ही अजीब लगा था। उसने दीप्ति मैडम से कहा, कुछ नहीं, सबको हॉल में बुला लो। हाँ दीप्ति, बोलो, सभी लोग यहीं पर हैं। कुणाल भैया और वरुण भैया, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो।
आप लोगों के पास फरवरी तक का समय है, ये घर खाली कर दीजिए, क्योंकि अब मैं ये घर किराए पर उठाने वाली हूँ। कुणाल भैया गरजते हुए बोले, दीप्ति तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये घर हम दोनों का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भैया, मैंने कब आपसे कहा कि इस घर पर हमारा अधिकार है? इस घर पर तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी का अधिकार है। दीप्ति, तुम एक इंस्पेक्टर हो, तो ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जब माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी जमीन जायदाद पर बच्चों का अधिकार अपने आप हो जाता है। हाँ हाँ भैया, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन जब माँ बाप दोनों नहीं रहते तब। अभी तो मम्मी जिंदा हैं, इसीलिए ये घर अभी भी मम्मी के नाम पर ही है। ऐसा कैसे हो सकता है दीप्ति? मम्मी तो मर चुकी हैं। नहीं भैया, मम्मी जिंदा हैं अभी। और वो जो नदी में लाश मिली थी, वो मम्मी की नहीं बल्कि किसी और औरत की थी, जो मम्मी का पर्स चुरा कर भाग रही थी। ये सुनते ही दीप्ति के भैया भाभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। भैया, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना? तो फिर याद रहे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक का समय है। उसके बाद मैं ये घर रेंट पर उठा दूंगी और इस घर का पूरा किराया मम्मी के हाथों में जाएगा। दीप्ति ने फ़ोन काट दिया और अविनाश को फ़ोन लगाया। अविनाश को फ़ोन करके माँ के जिंदा होने की खबर बताई, जिसे सुनकर अविनाश बहुत खुश हो गया। अविनाश, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ और मम्मी को घर ले जाओ। इस समय मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं खुद ही मम्मी को छोड़ने आती। अविनाश ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही निकलता हूँ। शाम तक अविनाश दीप्ति के पास पहुँच गया। राधिका जी को देखकर उसने उन्हें गले से लगा लिया। दीप्ति मैडम ने अपनी मम्मी को समझा बुझाकर अविनाश के साथ उसके घर भेज दिया। नारायण मूर्ति जी और अनुपमा जी राधिका जी को देखकर बहुत खुश थे। दीप्ति मैडम की ससुराल में राधिका जी के 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उन्होंने अविनाश से कहा, बेटा मुझे वृद्धाश्रम में जाना था, सबसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। अविनाश ने दीप्ति मैडम को फ़ोन करके बताया कि मम्मी जी वृद्धाश्रम में जाना चाहती हैं। इस पर दीप्ति मैडम ने कहा, ठीक है, अगर मम्मी जी वहाँ वृद्धाश्रम में खुश हैं तो आप कुछ दिनों के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए, तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगी। राधिका जी अविनाश के साथ जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंची, वहां पर सभी लोग राधिका जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। राधिका, तुम कहाँ चली गई थी हम सबको अकेला छोड़कर? राधिका जी ने उनको अपनी आप बीती सुनाई। राधिका जी को जिंदा देखकर वृद्धाश्रम के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। अविनाश ने वृद्धाश्रम के सभी लोगों को इस खुशी में छोटी सी पार्टी दी थी और फिर अगले दिन अविनाश घर वापस लौट आए। इधर कुणाल ने सोनाली से कहा, सोनाली, हम लोगों ने जो भी मम्मी के साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दीप्ति एक इंस्पेक्टर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल की हवा खानी पड़ जाए। इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि दीप्ति से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। सोनाली ने कहा, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, हमें जल्द ही घर को खाली कर देना चाहिए। अगले दिन उन्होंने किराए का मकान देख लिया और फिर 2 दिनों में वहां पर शिफ्ट हो गए। कुणाल ने दीप्ति मैडम को फ़ोन करके बता दिया कि उन लोगों ने घर खाली कर दिया है। दीप्ति मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी घर खाली कर दिया। लगता है आप लोगों की अकल ठिकाने पर आ गई, और फ़ोन काट दिया। इधर राधिका जी वृद्धाश्रम में सबके साथ बहुत खुश थी और उधर दीप्ति मैडम महाकुंभ के खत्म होने का इंतजार करने लगी। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए आपको महाकुंभ के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।